इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महिला एवं बाल अपराध पोर्शन का एक टॉपिक जिसका नाम है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। बहुत ही संक्षिप्त तरीके से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे और इसके लास्ट में, क्लास के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, महिला एवं बाल अपराध के लिए 350 से ज्यादा क्वेश्चंस, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो और या फिर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हो, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पे अपलोडेड हैं। जाके आप वहां पे देख सकते हैं और टेस्ट फॉर्म में है, तो अपने टेस्ट को मजबूत कर सकते हैं, अपने टेस्ट को अच्छा कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज लॉन्च है, अप टू डेटेड लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। 4th ग्रेड के लिए भी हमने लॉन्च कर रखा है। फोन नंबर लिखे हुए हैं, आप फोन नंबर से कॉल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो हैंड रिटन नोट्स 4th ग्रेड के, साथ ही साथ मैथ्स का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी लॉन्च्ड है इस एप्लीकेशन पे, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। और यहां पे आप देखें तो एक ही टॉपिक के लिए, जैसे संख्या पद्धति है या HCF LCM है या प्रतिशत है, तो कोई भी टॉपिक आप जब चूज करेंगे तो उसमें एक से ज्यादा आपको क्या मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी विद सॉल्यूशन। तो आप जाके वहां देख सकते हैं, तो कभी भी आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा, हमेशा नया क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है। एक आपने टेस्ट सीरीज लगा ली, दूसरा लगा लीजिए, तीसरा लगा लीजिए, तो वो भी अवेलेबल है। इसी के साथ साथ कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी हमने प्रोवाइड करा रखी है, ये भी टॉपिक वाइज है। जैसे कंप्यूटर का परिचय हो गया या नंबर सिस्टम हो गया या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, तो एक टॉपिक हमने उठाया और उस टॉपिक से मल्टीपल आपके टेस्ट सीरीज हैं, एक से ज्यादा टेस्ट सीरीज हैं, जैसे 1, 2, 3 और 4। तो निश्चित रूप से एक एक टेस्ट में आपके 30-30 क्वेश्चन हैं, तो टोटल 69 टेस्ट सीरीज हैं और 2000 से ज्यादा क्वेश्चन हैं। और मैथ्स के लिए जो टेस्ट सीरीज बताई आपको मैंने, उसमें 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विद सॉल्यूशन। और जैसे ही आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये जो ऑप्शन है गलत है और ये ऑप्शन सही है। और लास्ट में जब आप सबमिट कर देंगे टेस्ट को, तो लास्ट में भी आपको 1 लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएगा, तो बहुत आसानी से उसको नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। 25 इसमें मिक्स टेस्ट भी हैं टॉपिक वाइज के अलावा, ठीक। 12 महीने वैलिडिटी है। डाउट सेट, उसकी भी, मैथ्स की भी 12 महीने वैलिडिटी है। और डाउट सेट, और इसमें डाउट सेट भी है और चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट है। डाउट सेट का मतलब कोई भी डाउट है यदि आपके पास मैथ्स का या कंप्यूटर का, तो आप यहाँ डाउट पोस्ट कर सकते हैं, उसके रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ एक नई चीज हमने रीजनिंग के लिए हमने क्लास लगाई हुई है यूट्यूब पे, और उसका टाइमिंग है, आज से क्लास स्टार्ट है डेली 9 बजे, ठीक है। तो एक क्लास हो चुकी है, इसमें हम लोग पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग जो बोलेंगे टॉपिक वाइज तो टॉपिक वाइज करा देंगे। लेकिन रीजनिंग की क्लासेज स्टार्ट है, ये बताना था आपको, रोज सुबह 9 बजे। और ये सब कहां मिलेगा आपको? दीक्षांत एकेडमी बीकानेर एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और साथ ही साथ इस वीडियो का जो भी PDF होगा वो यहीं जाएगा, और कोई भी क्लास चलती है रीजनिंग की, मैथ्स की, तो वो सारा लिंक क्लास का वहीं पहुंचेगा, तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। अब चूंकि इतना भारी भारी शब्द आ गया, थोड़ा सा इसको इंग्लिश में समझते हैं। इंग्लिश में इनडिसेंट है ना, इनडिसेंट मतलब होता है भद्दा, तो अशिष्ट को मतलब भद्दा मानेंगे, ठीक है, भद्दा। रूपण का मतलब क्या होता है? रूपण का मतलब होता है चित्रित करना, उसको फिल्मों के माध्यम से या फिर दृश्यों के माध्यम से या फोटोज के माध्यम से उसको चित्रित करना, उसको रूपण बोल रहे हैं। और अशिष्ट का मतलब होता है भद्दा, यानी स्त्री को भद्दे तरीके से चित्रित करना, उसको फिल्मों पे दिखाना भद्दे तरीके से, या उसकी फोटो दिखाना भद्दे तरीके से, ये उसको रोकता है ये अधिनियम, और 1986 है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब ये ध्यान रखना इसमें पूछ लेता है कि ये अधिनियम कब पारित हुआ था। पारित कब हुआ था? 1986 में हुआ था। लेकिन लागू कब हुआ? 1 साल बाद 1987 में हुआ था।
ठीक है, तो पारित अधिनियम तो हुआ संसद में 1986 में, लेकिन 1987 में ये लागू हुआ। और लागू कब हुआ? गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1987 को लागू हुआ था। समझ में आ गया? तो दो डेट थोड़ा सा ध्यान रखना, 1986 87। कुल धाराएं पूछ ले तो इसमें 10 धाराएं हैं, छोटी धारा है, ज्यादा बड़ी नहीं है। इसकी प्रकृति क्या होती है? संज्ञेय होती है और जमानती होती है। ये क्या होती है हम आगे देखेंगे इसको, ठीक है। इसकी प्रकृति ध्यान रखना, संज्ञेय होती है और जमानती होती है। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं 10 में से, सब नहीं पढ़नी है हमें। एक तो ये कि परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दे रखी है। तो अभी तक हमने जितने भी एक्ट पढ़े हैं, जितने भी अधिनियम पढ़े हैं, उसमें जो धारा 2 है वो परिभाषाओं से रिलेटेड होती है। और एज यूजुअल यहां भी यही हो रहा है, धारा 2 परिभाषाओं से रिलेटेड है। परिभाषा बताती है कि कौन सी चीज स्त्री रूपण, स्त्री जो अशिष्ट रूपण के अंतर्गत आती है कि नहीं आती है। सबसे पहले बात करते हैं स्त्री अशिष्ट रूपण क्या होता है। इतना भारी भारी शब्द यूज कर रहे हैं बार बार, क्या? बेसिकली बात उतनी सी है, स्त्री को भद्दे तरीके से चित्रित करना, फिल्मों के माध्यम से या दृश्यों के माध्यम से। आ जाओ, अब कैसे? स्त्री का कोई आकार या रूप या शरीर का कोई अंग, इसको चित्रित करना, इसकी फोटो बनाना, इसकी फिल्म बनाना, ठीक है। ये क्या है? ये अभी स्त्री अशिष्ट रूपण नहीं है। फेयर लवली का प्रचार आता है, उसमें एक लेडी आती है और उसकी फोटो है, उसकी सुंदरता दिखाई जा रही है, उसका रूप दिखाया जा रहा है। क्या वो स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम के अंतर्गत आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जो उसका चित्रण हुआ है वो अशिष्ट होना चाहिए, यानी भद्दे तरीके से होना चाहिए, या फिर अपमानजनक होना चाहिए, कुछ ऐसा हो ताकि अपमान, स्त्री की गरिमा को ठेस पहुंचे, इस प्रकार का होना चाहिए। इसी तरीके से निंदनीय होना चाहिए, या फिर जो समाज में जो व्यवस्था है, नैतिक लोकाचरण है, उसके भ्रष्ट होने की संभावना हो, ऐसा भय हो कि लोग जो है पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। तो ऐसी जो चीजें हैं, जब इस प्रकार का रूपण होगा, इस प्रकार का चित्रण होगा, तब वो स्त्री अशिष्ट रूपण के अंतर्गत आएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? चलिए अब मैं बात करता हूं। आपने देखा होगा जो समय रैना वाला केस था, है ना? तो समय रैना वाले केस को यदि आप ध्यान में रखेंगे, समय रैना का जो केस हुआ था, है ना, उसका शो जो चलता था, द लेटेंट शो, तो उसमें क्या हुआ था, यदि वो घटना आपको पता है तो आप बहुत आसानी से समझ लेंगे कि क्या चीज हुई थी, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए। अब स्त्री अशिष्ट रूपण तो हो गया, अब इसमें एक विज्ञापन आता है कि विज्ञापन के माध्यम से हम इस चीज को, स्त्री अशिष्ट रूपण को बढ़ावा नहीं दे सकते। अब विज्ञापन में क्या क्या आता है? विज्ञापन में क्या आएगा? सूचना। पेपर में पूछ सकता है कौन कौन सी चीजें विज्ञापन के अंतर्गत आती हैं इस अधिनियम के तहत। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई सूचना है, सूचना दे दी आपने किसी, है ना, या फिर परिपत्र, सर्कुलर जो होता है, परिपत्र के तहत, या फिर लेबल मतलब कोई वस्तु है उसके ऊपर जो लेबल लगा है उस पे आप इस प्रकार का चित्रण करेंगे तो वो विज्ञापन के अंतर्गत आएगा, है ना। रैपर का मतलब जो कोई चीज के बाहर जो होता है, रैपर जो उसको ढकता है, पैकिंग होती है ना, पैकिंग बाहर वाली, गिफ्ट का जो पैकिंग होती है बाहर वाली, वो रैपर कहलाता है। तो रैपर पे भी इस प्रकार की चीज मानी जाएगी विज्ञापन की। या कोई दृश्य हो, दृश्य कैसा हो सकता है? जिसमें प्रकाश हो, मतलब प्रकाश का मतलब प्रकाश और ध्वनि हो। जैसे फिल्म है, तो फिल्म में क्या होता है? दृश्य है, प्रकाश है, ध्वनि है। और धुआं और गैस, ये तो धुआं और गैस के सहायता से जो कामोत्तेजक दृश्य दिखाए जाते हैं, है ना, तो वो भी क्या होते हैं? वो भी आपके विज्ञापन की श्रेणी में आएंगे, स्त्री अशिष्ट अरूपण के विज्ञापन की श्रेणी में आएंगे। समझ में आ गई बात? वितरण, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी तो होगा, है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या लिंक के माध्यम से, या फोटोज के माध्यम से, है ना। तो किस प्रकार से वितरण होगा? या तो पेड होगा, या मुफ्त होगा, या डेमो के रूप में कि आप ये डेमो ले लीजिए और बाद में आपको अच्छा लगे तो। और तो इस प्रकार का जो वितरण है, इस वितरण को हम क्या मानते हैं? इस वितरण को भी हम स्त्री अशिष्ट रूपण के वितरण के रूप में मानते हैं। भाई स्त्री अशिष्ट रूपण जो है वो वितरण होगा उसका, तभी तो वो फैलेगा और तभी ये अधिनियम काम करेगा। तो वो वितरण की परिभाषा ये दे रखी है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये 3 परिभाषाएं पूछ लेता है कि स्त्री अशिष्ट रूपण निम्न में से क्या नहीं है। अभी क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा, अभी बस इतना ध्यान रखिए। धारा नंबर 3, अभी धारा 2 की बात हो रही थी जिसमें परिभाषाएं देखी हमने, अब है धारा नंबर 3। और धारा नंबर 3 क्या कहती है? 3 कहती है विज्ञापनों का प्रतिषेध। धारा नंबर 2 में सिर्फ बताया था विज्ञापन क्या होता है, वितरण क्या होता है। यहां कह रहा है वो जो विज्ञापन है ना, उसका प्रतिषेध होगा, रोक लगेगी उस पे,
ये धारा 3 कहती है। धारा 3 क्या कहती है? प्रकाशित करने वाला, जो प्रकाशित कर रहा है या जो प्रकाशित करवा रहा है या फिर प्रदर्शन की व्यवस्था कर रहा है ना, हॉल बना के प्रदर्शन की व्यवस्था कर रहा है, या फिर उसमें भाग लेने वाला जो व्यक्ति देखने जा रहा है वो भी क्या है, इसमें दोषी है, उसको प्रतिबंधित करना। समझ में आ गई बात? आपने देखा होगा समय रैना का केस जो हुआ था, जिस स्टूडियो में वो शूटिंग हुई थी, पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस जब वहां पे गई, महाराष्ट्र की पुलिस जब वहां पे गई तो जो वहां पे लोग टिकट लेके या जैसा भी करके वहां लोग बैठे हुए थे उस शो को देखने के लिए, उनके घरों पे नोटिस भिजवाया गया। ये देख लो आप, उसमें भाग लेने वालों को भी दोषी माना जाता है। धारा 5, धारा 5 क्या है? प्रवेश करने और तलाशी लेने का अधिकार है। किसको? राज्य सरकार अधिकारी नियुक्त करती है, राज्य सरकार पावर देती है। किसको? किसको पावर देगी? एक राजपत्रित अधिकारी को। राजपत्रित अधिकारी जो होता है राज्य सरकार की तरफ से, वो उसको पावर मिलती है। क्या मिलती है? प्रवेश करने, कहीं भी प्रवेश करना, मतलब जहां पे वो चीज हो रही है, उसको शक है कि यहां पे कुछ गलत हो रहा है, स्त्री के खिलाफ स्त्री अशिष्ट रूपण का काम हो रहा है वहां पे, तो वहां वो एंटर कर सकता है। ठीक है, और एंटर करके तलाशी भी ले सकता है, यानी सर्च भी कर सकता है। ये अधिकार है किसके पास? राजपत्रित अधिकारी के पास। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यदि कोई निजी निवास है, यदि कोई प्राइवेट हाउस है, यदि किसी का घर है वो, तो वहां पे आपको बिना वारंट के नहीं घुसना है। आपको वहां पे राजपत्रित अधिकारी जो है वहां पे वो प्रवेश नहीं कर सकता, वो वारंट लेके ही प्रॉपर आएगा, तभी निजी निवास पे वो कर सकता है। अदरवाइज निजी निवास नहीं है तो वो सर्च कर सकता है और प्रवेश कर सकता है उस जगह में। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ही वो तलाशी लेगा और मान लीजिए कि उसको कोई सामान मिल गया आपत्तिजनक, तो वो उसको कस्टडी में ले लेगा, अभिगृहित कर लेगा, कस्टडी कर लेगा, कस्टडी में लेके और जितना जल्दी हो सके इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को देगा। तो समझ में आ गई बात? मजिस्ट्रेट को देगा। अच्छा, अब कई बार क्या होता है, राजपत्रित अधिकारी को, मान लो जो अधिकारी है उसको शक हो गया कि इस घर में या इस जगह पे ये काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है। अब वो छापा देने पहुंच गया अपने लोगों के साथ, लेकिन वहां पे कुछ नहीं मिला उसको, वहां पे कुछ नहीं मिला। अब जब कुछ नहीं मिला तो जो सामने वाला व्यक्ति था जिसके जगह पे हम छापा दिया था राजपत्रित अधिकारी ने, उस आदमी ने केस कर दिया राजपत्रित अधिकारी पे कि हमारी मान हानि हो गई, हमारे जगह पे आए, पुलिस वाले आए, लोगों ने देखा और हमारी मान हानि हुई है, तो हम केस करते हैं राजपत्रित अधिकारी पे। मिला कुछ भी नहीं, लेकिन हमारी मान हानि हुई तो हम केस करते हैं। वो केस नहीं कर सकते, वो केस नहीं कर सकते, है ना। ऐसा किस धारा के अंतर्गत है? धारा 9 के अंतर्गत इस राजपत्रित अधिकारी को सुरक्षा दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति केस करना चाहे, भले राजपत्रित अधिकारी कहीं गया, छापा मारा, वहां कुछ भी नहीं मिला, तो अब वो जो व्यक्ति है वो मानहानि का केस नहीं कर सकता, कोई भी किसी प्रकार का केस नहीं कर सकता। इवन केंद्र सरकार भी चाहे, क्योंकि राजपत्रित अधिकारी तो राज्य सरकार का है, तो केंद्र सरकार यदि चाहे कि उस अधिकारी को मैं केस में लाके और उसको न्यायालय में खड़ा कर दूं, तो वो नहीं खड़ा कर पाएगी। ये जो छूट है, ये जो थोड़ा सा उसको रिलीफ मिली हुई है, वो धारा 9 के अंतर्गत मिली हुई है कि सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण है, उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यदि उसने कोई कार्यवाही की है इस प्रकार की, सद्भावना पूर्वक उसको बोलते हैं, तो वो प्रोटेक्शन में माना, उसकी प्रोटेक्शन होगा। ये जो धारा है उसकी प्रोटेक्शन करेगी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे वो व्यक्ति हो, कोई भी उसके खिलाफ जो है वो मुकदमा नहीं कर सकता, उस पर केस नहीं कर सकता। धारा नंबर 9, तो धारा नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। ठीक है, धारा नंबर 5 समझ में आ गया। प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति प्राप्त है राजपत्रित अधिकारी को, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा, और साथ ही साथ इसमें घर निजी आवास है तो वारंट लेके सर्च करना पड़ेगा। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद बात करूं मैं धारा 6, तो एक धारा 6 में शास्ति मैंने आपको बताया, शास्ति कुछ भी नहीं है, दंड है। दंड का मतलब पनिशमेंट। अब पनिशमेंट में क्या है? यदि पहली बार पकड़ा गया, यदि कोई व्यक्ति पहली बार पकड़ा गया तो 2 साल की जेल है और 2000 रुपए जुर्माना है, और दूसरी बार पकड़ा गया तो ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, 6 महीने से लेके 5 साल की जेल है और 5000 जुर्माना है। ठीक है, सॉरी 10,000 जुर्माना है। कितने हजार जुर्माना है? 10,000 है। धारा 7 की बात करूं, यदि धारा 7 की बात करूं तो कंपनियों द्वारा अपराध, यदि मैं धारा 7 की बात करूं, तो धारा 7 कहता है कि कंपनियों द्वारा अपराध, यानी जो कंपनी ये काम कर रही है, व्यक्ति कर रहा है, ठीक है, कोई कंपनी कर रही है मान लीजिए, ठीक है, तो वो कंपनी पर अपराध साबित होगा, मतलब हम दोष मान सकते हैं
कौन कौन दोषी होगा उस कंपनी में जो काम करने वाला है, वो कंपनी अपराधी होगी, निदेशक उसका अपराधी होगा, प्रबंधक जो प्रबंध कर रहा है उस चीज का वो अपराधी होगा, इसी के साथ सचिव अपराधी होगा, और इसी के साथ साथ जिम्मेदार व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो भी जिम्मेदार होगा। जो उस चीज के लिए जिम्मेदार है, जो जो वो करवा रहा है, जो प्रदर्शन करवा रहा है फिल्मों का या चित्रों का डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहा है, वो जो कंपनी है वो जिम्मेदार होगी। तो कंपनी द्वारा अपराध जो है वो किसमें तय किया गया है, धारा 7 में। और उसमें कौन कौन शामिल होगा धारा 7 के अंतर्गत, कंपनी होगी, निदेशक होगा, उसका मैनेजर होगा, साथ ही साथ सचिव सेक्रेटरी हो जाएगा, और उसके अलावा और कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो होगा। ठीक है, चलिए धारा 8 क्या कहती है। धारा 8 कहती है कि ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है वो संज्ञेय है और जमानतीय है। संज्ञेय का मतलब है कि यदि अखबार में इसकी सूचना आती है, ठीक है, और अखबार में सूचना आती है मान लीजिए, तो पुलिस अधिकारी या कोर्ट खुद ही संज्ञान ले सकता है, अपनी तरफ से उस चीज को संज्ञान ले सकता है, या फिर जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है वो संज्ञान ले सकता है अपनी तरफ से कि यार ये केस क्या है, मेरे सामने लाया जाए। तो संज्ञान अधिकारी ले सकते हैं इसके बारे में अपनी तरफ से चला के, भले ही शिकायत हुई हो या न हुई हो, संज्ञेय है और जमानती है, यानी जमानत पे छूट सकता है व्यक्ति। ठीक है, धारा 10 में इससे पहले जो कार्यस्थल पर जो लैंगिक उत्पीड़न वाला जो हमने केस पढ़ा था, अधिनियम पढ़ा था, वो असंज्ञेय था, यानी उसको उस पे कोई संज्ञान नहीं ले सकता था। वो जो केस है वो आईसीसी और एलसीसी के तहत ही जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये क्या है, संज्ञेय है, कोई भी ले सकता है। अब जैसे समय रहना वाला केस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यदि मैं गलत नहीं हूं, तो शायद महिला और बाल विकास में उसकी शिकायत हुई थी, तो महिला और बाल विकास ने खुद ही संज्ञान लिया था उस केस के बारे में और फिर वो कार्यवाही हुई थी। धारा नंबर 10, नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति, तो नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास है। ये धारा कौन बताती है, धारा 10। तो यही धाराएं इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से। धारा 2 क्या कहती है, परिभाषा है ना, परिभाषा है, इसमें स्त्री अशिष्ट रूपण है, और इसी के साथ साथ आपका यहां पे विज्ञापन है और वितरण है। और फिर मैंने बताया ये चीज ध्यान रखना कि इस प्रकार का चित्रण होना चाहिए। ठीक है, अशिष्ट होना चाहिए, अपमानजनक, निंदनीय और भ्रष्टाचार, लोक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला। फिर धारा 3 में क्या है, विज्ञापनों पे प्रतिबंध है। धारा 5 पे क्या है, प्रवेश करना और सर्च करना। लेकिन धारा जो 9 है वो प्रोटेक्शन देती है किसको, उस राजपत्रित अधिकारी को। और जो धारा 6 है वो दंड का प्रावधान करती है। धारा 7 जो है वो कंपनियों पर अपराध को बताती है। धारा 8 जो है वो संज्ञेय और जमानती है, ये बताती है। और धारा 10 नियम बनाने की शक्ति केंद्र के पास है। 2 आईपीसी की धाराएं हैं, वो थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। एक तो ये कि 292 जो 292 आईपीसी की धारा है, जब भी कोई केस होता है पुलिस थाने में तो वो आईपीसी धारा के तहत होता है, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, है ना। अब उसकी जगह हालांकि बीएनएस आ चुका है, भारतीय न्याय संहिता, लेकिन अभी भी आईपीसी चल रहा है। तो आईपीसी 292 क्या कहता है, अश्लीलता का व्यापार। अभी बताया था कि अश्लीलता का कोई व्यापार करता हुआ पकड़ा गया पहली बार तो क्या होगा, 2 वर्ष की जेल और 2000 रुपए जुर्माना होगा उसको। और दूसरी बार पकड़ा गया तो क्या होगा, 5 वर्ष और 5000 रुपए का उसको जुर्माना होगा। ठीक है, अच्छा 292A में क्या कहता है, ब्लैकमेल के उद्देश्य से अश्लील सामग्री का भंडारण यदि कोई करता है तो वो 292A यानी इसी की एक उपधारा है, उसके अंतर्गत माना जाएगा। और पनिशमेंट कितनी होगी, 3 साल की होगी। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाता हूं, आप खुद बताएंगे 292 और 292A। चलिए ये क्वेश्चंस आप करिए एक बार। चलिए क्या होता है इसमें, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरोध में शिकायत की कार्रवाई पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उप निदेशक या महिला एवं बाल विकास से कर सकते हैं। अब ये बहुत आसान है क्योंकि हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो बहुत आसान तरीके से हम बता सकते हैं कि यही उत्तर होगा इसका। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम।
लेकिन आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूंगा। मैंने कहा था घरेलू हिंसा से जो संरक्षण अधिनियम था, है ना, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो महिला थी, है ना, वो अपनी शिकायत को या तो प्रोटेक्शन ऑफिसर, संरक्षण अधिकारी के पास, या फिर पुलिस के पास ले जाएगी, या फिर उसको सर्विस प्रोवाइडर के पास ले जाएगी, और या फिर सीधा मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है। यहां पे कहीं भी नहीं है बाल एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये कहीं भी नहीं है इसका जिक्र। ठीक है। इसी तरीके से जब मैंने दहेज बताया था, तो दहेज के लिए भी मैंने कहा था दहेज प्रतिषेध अधिकारी होता है, पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट होती है ना। तो इस प्रकार में भी कहीं भी महिला और बाल विकास नहीं आया था। तो केवल और केवल ये स्त्री अशिष्ट रूपण, और जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि जो समय रैना वाला केस था, है ना, तो वो केस जो है वो महिला और बाल विकास संज्ञान में लिया था उसने। ठीक है। और महिला और बाल विकास खुद भी संज्ञान ले सकती है उस चीज के बारे में। महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम कब पारित किया गया था? पारित कब किया गया था? लागू नहीं, पारित। तो 1986 में पारित किया गया था, और 87 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। निम्न में से अशिष्ट रूपण कौन सा नहीं है? नहीं है। सौंदर्य का नग्न प्रदर्शन, ये तो है। सौंदर्य का अश्लील प्रदर्शन, ये तो है। सौंदर्य का आपत्ति, ये तो है। सौंदर्य का प्रदर्शन, केवल सौंदर्य का प्रदर्शन हो रहा है, तो ये अशिष्ट रूपण नहीं है। जैसे आप देखें कि मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, उसमें क्या होता है? रैंप वॉक होता है, उसमें सौंदर्य का पूरा प्रदर्शन होता है, तो वो अशिष्ट रूपण नहीं है। इसी के साथ महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 के अंतर्गत निम्न में से किसे तलाशी लेने का अधिकार है? कौन तलाशी ले सकता है? तलाशी ले सकता है सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी राजपत्रित अधिकारी को। धारा 292A के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से अश्लील सामग्री का भंडारण करने पर कितने साल की सजा हो सकती है? अभी बताया था 3 मंथ्स। स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 के तहत यदि इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी के द्वारा अपराध किया गया है, तो उस अपराध होने के समय कंपनी का प्रभारी कंपनी के साथ कंपनी के कार्य के आचरण के लिए उत्तरदायी था को अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उसे तदनुसार दंडित किया जा सकता है। ये कौन होगा? मैंने बोला था कंपनी पर जो केस लगेगा, है ना, कंपनी जो दोषी मानी जाएगी, उसमें क्या क्या बताया था मैंने आपको? मैंने यही बताया था प्रबंध निदेशक भी होगा, कार्यकारी भी होगा, निदेशक होगा, लेकिन तीनों ऑप्शन तो है नहीं, यही होगा 4th नंबर, कंपनी का प्रभारी या जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति। तो बेसिकली ये तीनों ऊपर वाले आ गए सारे एक साथ। ठीक है, 4 नंबर होगा। स्त्री अशिष्ट प्रतिषेध रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1987 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1987 को। इसी के साथ ठीक है, तो ये बुलेटिन समाप्त होता है। मुझे लगता है कि स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और एप्लीकेशन है, टेलीग्राम चैनल है, उनको आप ज्वाइन कर लें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। कोई डाउट है तो मुझे पूछेंगे, और यदि चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए अधिनियम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।